तो 20 नवंबर को जो यूपीएसआई का एग्जाम हुआ था उसमें जो पॉलिटी के क्वेश्चन आए हैं उसके जो बचे हुए शिफ्ट मतलब दो के जो बचे हुए क्वेश्चन थे और थर्ड पूरी की पूरी शिफ्ट वो इस वीडियो में कवर करेंगे। तो एक एक करके क्वेश्चंस देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं और जो रिपीटेड चीज़ें हैं वो तुम्हें पता चल जाएगी इसमें थोड़ी। तो देखते हैं। अभी हम पहुंचते हैं उस क्वेश्चन पे जो हमने लास्ट किया था। ठीक है। यहाँ तक हमने आखिरी वीडियो में किया था। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। केसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन आया है कि भाई किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नार्को विश्लेषण की अनिवार्यता व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन करती है। ठीक है। तो द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द कंपल्सरी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नार्को एनालिसिस वायलेट्स आर्टिकल 20 क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द केस ऑफ सेलुई वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। इसमें दरअसल बात ये थी कि पहले आराम से वो यूं ही करा देते थे, किसी का भी भाई कोई सबूत नहीं मिला उन्होंने करा दिया अपना ये नार्को एनालिसिस ब्रेन मैपिंग वगैरह। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या कहा कि भाई फोर्सिंग अ पर्सन टू अंडरगो दिस टेस्ट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अगर उसके मर्जी के बिना उसके करवा रहे हो तो भाई ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है। ये वोलेट करता है आर्टिकल 20 क्लॉज 3 राइट अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन टेस्टिमोनियल कंपल्सन जो है। ठीक है। फिर वोलेट करता है ये आर्टिकल 21 को राइट टू पर्सनल लिबर्टी एंड मेंटल प्राइवेसी। इसी केस के बाद में मेंटल प्राइवेसी का जो कॉन्सेप्ट है वो आया। ठीक। जो इनवॉलेंट्री साइंटिफिक टेस्ट होते हैं उन्हें इनह्यूमन क्रूल और ये सब बताया। ठीक है। और इसके बाद यही हुआ जो टेस्ट के रिजल्ट होते हैं वो एडमिसिबल नहीं होते एज प्राइमरी एविडेंस इन कोर्ट। ठीक। बाकी इससे ये हिंदी में भी ये जानकारी मैंने दे रखी है इसके बारे में। आप गो थ्रू हो जाना क्या क्या इसमें चीज़ें हैं। उसके बाद जो बाकी के कैसे हैं केसेस हैं जैसे मोहम्मद अनीस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें आर्टिकल 142 जो है प्लेनरी पावर जो है अपनी सुप्रीम कोर्ट की उसके बारे में बात है। दिनेश त्रिवेदी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है। राइट टू नो का कॉन्सेप्ट डिस्क्लोजर ऑफ बोरा कमेटी की जो चीज़ें थी। ठीक है। विनीत नारायण जैन हवाला डायरीज उनसे रिलेटेड है जो करप्शन वाली चीज़ें थी। ठीक है। तो ये सब देख लेना किस चीज़ से रिलेटेड है, क्या क्या कब हुआ ये केस, क्या चीज़ थी, डेट वगैरह। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखने की है आपको। यहाँ पे जो दिया हुआ है वो भी है बट अपनी तरफ से भी चीज़ें देख लेनी है कन्फर्म मतलब पढ़ लेनी है तरीके से। क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गए, तुम्हें लगे कि मैं इसमें ये चीज़ और ऐड करके याद कर सकता हूँ तो वो चीज़ कर लेना। ठीक। उसके बाद आते हैं इन विच ईयर वो द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सेटअप बाय रेजोल्यूशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव द्वारा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1963, 1 अप्रैल 1963 में सीबीआई बना संथम कमेटी। ठीक है। इसकी जो इसने रिकमेंड किया था बनने के लिए, इसका ये टाइम पीरियड ये रहा, इस आधार पे बनाई गई। इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में। ठीक। अगले पे आ जाते हैं। ठीक है। तो इसमें पूछा गया 5 जजों की बेंच ने 11 जजों की बेंच का जो डिसीजन था उसको क्लैरिफाई करा था कि इस केस में तो वो इस्लामिक एकेडमी ऑफ एजुकेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2003 में हुआ था। इसमें ये हुआ था कि 11 जजों बेंच का जो जजमेंट था टीएमए पे फाउंडेशन वाले केस में तो उसको क्लैरिफाई किया था इसमें। इसमें दरअसल जो फीस से रिलेटेड चीज़ें हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की उसके बारे में बात करी गई थी कि जो राइट है फीस डिसाइड करने का वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस पे ही है, लेकिन एक वो होनी चाहिए उस पर। ठीक है। रीजनेबल होनी चाहिए, इतनी भी ज़्यादा नहीं कि भाई तुम कुछ भी करवाए जा रहे हो। ठीक है। कैपिटेशन फी अलाउड थी। ठीक है। जो एडमिशन होंगे वो मेरिट बेस पे होंगे। ठीक है। रेगुलर कमिटीज़। ठीक है। जो फीस को मॉनिटर करेगी, ज़्यादा पढ़ाई तो नहीं। ठीक है। तो ये सब इसके पॉइंट थे। गो थ्रू हो जाना, हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखे हैं। बाकी जो बाकी के केस हैं जैसे सेक्रेटरी स्टेट ऑफ कर्नाटका उमा देवी वाला केस। ठीक है। रेगुलराइजेशन जो मतलब टेम्परेरी काम करने वाले लोग हैं उनको रेगुलराइज करने के लिए केस था। ठीक है। 2006 का स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस केशवराम इंडस्ट्री 2004 वाला। इसमें यह था कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेस और टैक्स लगा सकती है कोल बेयरिंग लैंड्स वगैरह, तो उससे रिलेटेड था ये डी स्टेट और माइनर मिनरल्स। ठीक है। पीए इनामदार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है। अब ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये उससे रिलेटेड है तुम्हारे, ये आरक्षण से रिलेटेड ये है। तो इसमें कहा था
कोर्ट ने ये कहा कि सरकार निजी, ठीक है, निजी बिना सहायता प्राप्त संस्थानों पर अपनी आरक्षण नीति नहीं थोप सकती। ठीक है, प्राइवेट अनएडेड जो वो है इंस्टीट्यूशन, उन पे नहीं थोप सकती अपनी जो आरक्षण नीति है। ठीक है, यह नियम अल्पसंख्यक और गैर अल्पसंख्यक दोनों तरह के निजी कॉलेजों पर लागू होते हैं। ठीक है, माइनॉरिटी और नॉन माइनॉरिटी टाइप के जो भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं उन पे ये लागू होती है। लेकिन ये फिर संविधान संशोधन लाया गया, ये आर्टिकल ऐड किया गया। ठीक है, और उसके बाद इनमें भी लगा दिया गया। तो थोड़ा इम्पोर्टेंट है पीए इनामदार वाला केस, इसे याद रख लेना कब हुआ, क्या चीज़ थी। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं हु कोइंड द टर्म जुडिशियल एक्टिविज्म इन 1947। तो आर्थर, ये भाई साहब थे, स्लेज सिंगर जूनियर जो थे, इन्होंने किया था। अब जुडिशियल एक्टिविज्म होता क्या है? तो जुडिशियल एक्टिविज्म ये होता है कि जब हमारी जुडिशरी प्रोएक्टिव रोल पे प्ले करे और खुद ही रूल्स वगैरह बना दे, तो वो सब चीज़ है। इससे पता चलता है कि भाई हमारी जुडिशरी ही जो है वो अच्छा काम कर रही है, देख रही है लोगों को। पर ज़्यादा भी ये कर देना सही नहीं माना जाता, क्योंकि फिर वो जो डिवीजन है ना, ठीक है, जुडिशरी की, एग्जीक्यूटिव की, लेजिस्लेचर की, तो वो टूट जाती है। तो वो सब चीज़ को भी देख के ध्यान में रखना पड़ता है। अच्छी चीज़ है देश के लिए, हमारी जो जुडिशरी है उसे होना चाहिए, तभी जुडिशियल एक्टिविज्म का नतीजा क्या है? ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है वो इसी का नतीजा है। तो अच्छी चीज़ें होती हैं जब वो प्रोएक्टिवली रोल प्ले करती है हमारी जुडिशरी, उसे कहा जाता है। देख लो एक बार हिंदी में, न्यायिक सक्रियता एक ऐसा दर्शन है जिसमें न्यायपालिका सामाजिक नीति को आकार देने, नागरिकों के आधार की रक्षा करने और कभी कभी विधायिका या कार्यपालिका शाखाओं को दरकिनार करने के लिए कानून की व्याख्या में सक्रिय और मुखर भूमि निभाती है। ठीक है, इसमें अक्सर सरकारी निष्क्रियता को दूर करने, कानूनी कमियों को बढ़ने और कुछ मामलों में न्यायालय से कानून बनाने के लिए सख्त मिसालों से आगे बढ़ना शामिल होता है। ठीक, तो ये सब है इसमें। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। Which among the following articles of the Constitution of India provides for readjustment and the division of each state into territorial constituencies? डिलिमिटेशंस की बात हो रखी है, किस किन किन आर्टिकल्स में मेंशन है। तो ये है आर्टिकल 82 और आर्टिकल 170। ठीक है, आर्टिकल 82 लोकसभा, ठीक है, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, आर्टिकल 170। उसके बाद पार्डनिंग पावर्स ऑफ जो हमारे प्रेसिडेंट्स हैं वो आर्टिकल 72 में है। आर्टिकल 168 में क्या है भाई? ठीक है, आर्टिकल 168 of the Indian Constitution establishes that every state shall have a legislature consisting of governor and depending on the state either one house legislative assembly or two house and legislative council। ठीक है, तो जैसे ये मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि वही विधान परिषद, विधानसभा, उनसे रिलेटेड है ये क्वेश्चन, ये आर्टिकल। ठीक, तो ये हमारी दूसरी शिफ्ट यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब तीसरी शिफ्ट पे आगे बढ़ते हैं। तो उसका पहला क्वेश्चन देख लो। विच अमंग द फॉलोइंग कमिटीज हैज इट्स इलेक्टेड मेंबर्स ओनली फ्रॉम लोकसभा? किस कमेटी के जो मेंबर्स हैं वो सिर्फ लोकसभा से चुने जाते हैं? तो वो एस्टिमेट कमेटी। ठीक है, ये क्या करती है? स्क्रूटनाइज करती है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को, सरकार कितना खर्चा कर रही है उसको देखती है ये। स्थापना इसकी कब हुई? ठीक है, 30 मेंबर लोकसभा से चुने जाते हैं, एक कोई मिनिस्टर इसका मेंबर नहीं हो सकता। ठीक, तो ये चीज़ें याद रख लेना। बाकी कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, कमेटी ऑन गवर्नमेंट इंश्योरेंस और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, इनके बारे में ये देखो इन्फॉर्मेशन दे रखी है सारी की सारी। गो थ्रू हो जाना, आराम से पढ़ लेना। काफ़ी डीप और अच्छे तरीके से इसमें चीज़ें बता रखी हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में। ठीक, अब ये है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ठीक है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल के मतलब बनाया जाता है उसकी बात कर रखी है। तो आर्टिकल 280 में है ये। फिर आर्टिकल 270 जो है वो यहाँ पे है, 275 भी यहाँ पे है और 285 भी यहाँ पे दे रखे हैं मैंने। देख लो एक बार क्या क्या होते हैं, पढ़ लो थोड़ा। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखे हैं, अपना पढ़ लेना। ठीक है, और देख लेना। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
इन विच ईयर डिड द पार्लियामेंट इनेक्ट ऑल इंडिया सर्विस एक्ट? 1951 में हुआ था। आर्टिकल 312 अनुच्छेद 312 इससे रिलेट करता है, ऑल इंडिया जो सर्विस होती है, ठीक है। बाकी ये एक्ट के बारे में यहाँ पे दे रखा है, ठीक, उसे भी आप पढ़ लेना, समझ लेना क्या क्या चीज़ें हैं। फिर ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी वुमेन्स वर इलेक्टेड टू द लोकसभा इन द 17th जनरल इलेक्शंस? ठीक है, 2019 के आम चुनावों में कितनी थी? 78 थी, और जो 2024 के हुए थे उसमें 74, 74 है, ठीक, कमी हुई है 4, ड्रॉप हुआ है। उसके बाद भाई, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज 6 to 14 अंडर आर्टिकल 21A। राइट टू एजुकेशन के बारे में पूछा गया, इसमें पूरा बता रखा है, बहुत से लोगों को पता होगा, अब ये पूरी कहानी मैं समझाऊंगा नहीं, ठीक है। आर्टिकल 151A फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, ये यहाँ पे दे रखी है। फिर आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी वाला, ठीक है, यहाँ पे। और आर्टिकल 46 प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन, ये भी दे रखा है यहाँ पे। तो ये गो थ्रू हो जाना, पढ़ लेना इन्हें, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या मटीरियल है, ठीक। फिर उसके बाद है, इन विच ईयर द सेंट्रल काउंसिल फॉर लोकल गवर्नमेंट एंड अर्बन डेवलपमेंट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 263 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 1954 में बना था ये, ठीक है, 1954 में, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, मेंबर कौन होते हैं, वो सब चीज़ें आप देख लेना। बाकी आर्टिकल 263 जो है वो इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में बताता है, ठीक है। तो इसके बारे में भी जानकारी हम दे रखी है मैंने यहाँ पे, हिंदी इंग्लिश दोनों में, इसे भी कवर कर लेना, समझ के पढ़ लेना। फिर उसके बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस? ठीक है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद अंतःकरण की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? ठीक है, तो आर्टिकल 25। राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से 28 तक, अनुच्छेद 25 से 28 तक देते हैं, ठीक है। अब ये पूरा पूरा हिंदी और इंग्लिश में मैंने दे रखा है, ठीक है। आर्टिकल 25 पर्सनल लिबर्टी बताता है, आर्टिकल 26 कलेक्टिव फ्रीडम, आर्टिकल 27 फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेस, ठीक है। आर्टिकल 28 रिलीजियस एजुकेशन, अनुच्छेद 25 व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26 सामूहिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 27 कर से मुक्ति, अनुच्छेद 28 धार्मिक शिक्षा। तो ये सब चीज़ें दे रखी है मैंने। फिर आर्टिकल 45 जो है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये यहाँ पे दे रखा है मैंने, ठीक है। फिर आर्टिकल 36 और 15, ठीक है, ये रहा। डेफिनेशन ऑफ स्टेट फॉर डीपीएसपी, ठीक है, डीपीएसपी के लिए स्टेट की परिभाषा क्या होती है, तो राज्य की परिभाषा डीपीएसपी के लिए क्या होती है, तो सेम होती है जो आर्टिकल 12 में जो फंडामेंटल राइट्स के लिए बता रखी है। फिर आर्टिकल 15 जो है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, उसके बारे में बता रखा है, ठीक, ठीक है, देख लिए। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग कमिटीज रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ, ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ, ये चेक कर लेना, क्वेश्चन देख लेना, ठीक है। शिफ्ट 1 के क्वेश्चन नंबर 16 में मैं बता चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसमें पूछा है, हाउ मैनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 11 है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, संशोधन अधिनियम से फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ी गई हैं। आर्टिकल ये है, पार्ट ये है। अब ये कौन से देश से ली गई है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दो, पिछली क्लास में मैंने बताया था। तो ये हमारे, ठीक है, 20 नवंबर का जो पेपर है, तीनों शिफ्ट वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब अगली में जो वीडियो आएगी उसमें सेम तरीके से 21 की, अगर मान लो 3 शिफ्ट है तो पहली पूरी शिफ्ट और दूसरी आधी, फिर उससे अगली वीडियो में दूसरी आधी जो बची हुई है और तीसरी शिफ्ट वो पूरी कराते रहेंगे। बाकी अभी तो मोहित सिंह सर, मोहक सिंह सर और मैं, हम तीनों मिलके पॉलिटी के PYQs कवर करा रहे हैं। संसार सर हिस्ट्री और मिसलिनियस देख रहे हैं, हमारे मोहित यादव सर ये देख रहे हैं आपकी हिंदी और मूलवादी, और जो साइंस वाला पार्ट है वो प्राची मैम देख रही हैं। तो इस क्लास के लिए बस इतना ही, बाकी 21 नवंबर के पेपर के लिए मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूसडे। तक के लिए धन्यवाद।